यूपी में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद, बीजेपी को जोर का झटका देने के बाद और देश में विपक्ष के दूसरे सबसे बड़े दल का तमगा हासिल करने के बाद भैया अखिलेश यादव कहां हैं? अखिलेश यादव लंदन में हैं और जल्द ही भारत लौटने वाले हैं। अखिलेश का यह दौरा व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन जैसे ही अखिलेश देश और प्रदेश में लौटेंगे, चुनौतियों का नया अंबार उनके सामने होगा। नई रणनीति पर काम करना होगा, नए प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, वरना सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। क्योंकि जिस दौर में समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार कमबैक किया है, वो कोई छोटी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटों का मिलना ये तब और बड़ा हो जाता है जब सीटों के उछाल को देखते हैं, जो 32 सीटों का है। इसी तरह वोट शेयर में भी डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। वोट शेयर 33.6% रहा। समाजवादी पार्टी का वोट स्विंग 15.48% का रहा। कहते हैं जीत जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां उससे भी बड़ी होती है। अखिलेश यादव जब अपने लंदन टूर से वापस लौटेंगे तो चुनौतियां उनके लिए कई लेवल पर होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है संतुलन बनाते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की। क्योंकि अगर एक गलत फैसला हुआ तो सियासत की बिसात पर कसी हर चाल बिखर सकती है। तो आखिर कौन सी वो चुनौतियां हैं जिससे निपटना अखिलेश के लिए एक बड़ी मशक्कत साबित होने वाली है? तो वो है यूपी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्या चचा शिवपाल पर भरोसा अखिलेश करेंगे? करहल सीट पर अपनी जगह किसे उतारेंगे अखिलेश? और यूपी से दूर रहकर सियासी मैदान कैसे साधेंगे, खासकर तब जब यूपी में तगड़े झटके के बाद सीएम योगी फुल एक्शन में हैं और किसी भी सूरत में योगी 24 की हार का हिसाब बराबर करने को बेकरार हैं। अखिलेश की सबसे बड़ी चुनौती तो फिलहाल यही दिख रही है कि योगी के मुकाबले कौन सा चेहरा यूपी विधानसभा में खड़ा होगा। क्या अखिलेश चचा शिवपाल के हाथ में कमान देंगे या कोई और भरोसेमंद अखिलेश की पसंद होगा? वैसे भी योगी अखिलेश और चचा शिवपाल के सियासी रिश्ते पर तंज कसते रहे हैं। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं हैं। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक यह न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आशंका ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए असली महाभारत अब न शुरू हो जाए, क्योंकि योगी के सामने कमजोर नेता प्रतिपक्ष के होने का मतलब होगा विधानसभा में पार्टी की परफॉर्मेंस पर सीधा असर। ऐसे में सबसे पहला टास्क लंदन रिटर्न अखिलेश के सामने यही होगा कि एक असरदार चेहरे को चुना जाए जो योगी के मुकाबले खड़ा हो सके। इंडी गठबंधन टीम की बैटिंग अब अखिलेश यादव करेंगे लोकसभा में, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि यूपी की विधानसभा में क्या होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। फिलहाल दो ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, एक तो खुद चाचा शिवपाल यादव और दूसरे इंद्रजीत सरोज। अब सवाल यह कि क्या अखिलेश इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनेंगे या फिर कुछ नया सरप्राइज देंगे। चचा शिवपाल यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष के चेहरे के तौर पर कौशाम्बी विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे है, जिस गैर यादव ओबीसी और दलित वोट बैंक के भरोसे इस बार अखिलेश ने बड़ा झटका बीजेपी को दिया है। उसी दलित समाज से इंद्रजीत सरोज आते हैं। वैसे चचा शिवपाल भी वाजिब चेहरे हैं। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि शिवपाल यादव 6 बार से विधायक हैं और 2009 से 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। लेकिन इन्हें लेकर नेगेटिव पॉइंट यह है कि शिवपाल अच्छे वक्ता नहीं माने जाते और शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर अखिलेश पर फिर से यादववाद के आरोप लग सकते हैं। आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी
जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष पद किसी गैर यादव नेता को सौंप सकते हैं और चचा शिवपाल को मुख्य सचेतक का पद दिया जा सकता है ताकि शिवपाल नाराज न हो जाए। हालांकि इंद्रजीत सरोज के अलावा एक और नाम है जिसकी चर्चा है, वो है गैर यादव ओबीसी जाति से आने वाले राम अचल राजभर। पीडीए वाले फार्मूले से और खासकर इस बार मिले वोटों के आधार पर देखें तो बहुत मुमकिन है कि इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर पर अखिलेश दांव खेल सकते हैं। वैसे अगर देखें तो इस बार के चुनाव में दलित वोट ने समाजवादी पार्टी को बम्पर सीटें दी हैं। 2019 में एनडीए को 41% दलित वोटरों का वोट मिला था, वहीं इस बार ये सपोर्ट घटकर 35% हो गया। दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश के गठबंधन को इस बार 46% दलितों का सपोर्ट मिला है, जबकि 2019 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यूपी में सिर्फ 28% दलितों के वोट मिले थे। हालांकि पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वाले सोशल इंजीनियरिंग पर यूपी का मैदान मारने वाले अखिलेश बीजेपी पर जातिवादी होने का आरोप लगाते रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी को समाजवाद सेक्युलरिज्म का दुश्मन बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण यह है कि जब कभी भी मौका मिला उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। वैसे अगर देखें तो 2012 तक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता प्राप्ति का सिद्ध मंत्र रह चुका है। यह अलग बात है कि 2017 में बीजेपी और मोदी के हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र ने समाजवादियों की जातीय घेरेबंदी को तोड़ दिया, जिसका असर 2022 में दिखा और अखिलेश दूसरी बार भी सत्ता से दूर ही रहे। लेकिन इस बार गणित बदला हुआ है और अखिलेश किसी भी सूरत में नए सिद्ध समीकरण को छोड़ने के मूड में नहीं। यही वजह है कि समाजवादियों की तरफ से अखिलेश के संसद जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इंद्रजीत सरोज का चेहरा ज्यादा असरदार दिख रहा है। इंद्रजीत सरोज दलित समुदाय के पासी जाति से आते हैं, दलित समाज के नेता हैं। इस बार 5 सांसद पासी समाज से चुने गए हैं। सरोज अभी सदन में उपनेता पद पर हैं और 24 के चुनाव में पासी समाज का बम्पर वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। ऐसे में इंद्रजीत सरोज के नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए चांस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर ये फिट बैठते हैं। अगर देखें तो यूपी में 2024 की लड़ाई अखिलेश बहुत टैक्टिकली हिंदुत्व बनाम जाति पर ले आने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश संसद में होंगे तो यूपी की जमीन पर सेट हुआ पीडीए सूत्र कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। पीडीए के सूत्र से विकास और हिंदुत्व की धार को अखिलेश कुंद करने में कामयाब होते दिखे तो, लेकिन ये कितना लंबा और सस्टेनेबल है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि न योगी चुप बैठने वाले हैं, न मोदी और न ही यूपी के परिणामों का विश्लेषण कर रहा संघ। अखिलेश का संसद में जाना एक तरह से योगी और बीजेपी के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा सकता है, खास तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए वोटर्स को अपने पाले में खींचने के अवसर को लेकर। एक और बड़ी चुनौती अखिलेश के लिए है और वो है करहल सीट। वहां से अखिलेश किसे उतारेंगे? अखिलेश के लिए एक चुनौती करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नए और भरोसेमंद प्रत्याशी का नाम तय करना भी है। अखिलेश की ये सीट है और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस सीट पर मुलायम परिवार के ही किसी चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। तो क्या अखिलेश तेज प्रताप यादव को करहल सीट पर उतारेंगे? लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया था,
हालांकि बाद में अखिलेश को कन्नौज से मैदान में उतारा गया। लेकिन करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी इसी लोकसभा चुनाव में बजी है। करहल सीट मैनपुरी लोकसभा में आती है, जहां इस बार डिंपल यादव चुनाव जीती है। इस बार करहल सीट पर डिंपल को 55,000 वोटों की बढ़त चुनाव में मिली, जबकि अगर बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो अखिलेश यादव ने करहल सीट पर करीब 67,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। फिलहाल लंदन से लौट रहे अखिलेश की पहली प्राथमिकता है बागियों से बदला, जिसका ऐलान अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली बम्पर जीत के बाद ही कर दिया था। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। तो क्या लंदन से लौटने के फौरन बाद अखिलेश अपने पहले मिशन पर लग जाएंगे? लंदन से लौटने के बाद अखिलेश यादव यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना से मिल सकते हैं, अपने बागी विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून का सबूत दे सकते हैं और बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दाखिल कर सकते हैं। साथ ही कार्रवाई के बाद 7 सीट पर उपचुनाव कराने की अपील भी कर सकते हैं। जो 7 विधायक अखिलेश के निशाने पर हैं, इनमें से एक हैं मनोज पांडे, जो एसपी के टिकट पर ऊंचाहार से जीते थे 2022 में और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे। दूसरे हैं राकेश पांडे, जो जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तीसरे हैं अभय सिंह, जो गोसाईगंज से साइकिल छाप पार्टी के विधायक हैं। चौथे हैं राकेश प्रताप सिंह, जो गौरीगंज से विधायक हैं। पांचवें हैं विनोद चतुर्वेदी, जो कालपी से समाजवादी विधायक हैं। छठी हैं पूजा पाल, जो 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चाइल्ड से जीती थी। और 7वें हैं आशुतोष मौर्य, जिन्हें अखिलेश ने 2022 में बिसौली से चुनावी मैदान में उतारा था और जीते भी थे। लेकिन क्या अखिलेश के लिए चुनौतियों से पार पाना इतना आसान होगा? क्या बीते 10 वर्षों में मिली इतनी बड़ी हार के बाद बीजेपी चुप बैठेगी? और क्या 24 के संग्राम में मिले झटके के बाद योगी अखिलेश को और मजबूत होने का मौका देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जांच का एक सिरा बिहार में है तो दूसरा सिरा गुजरात में। इन्हीं 2 राज्यों में नीट परीक्षा की गड़बड़ियों से जुड़े अलग अलग मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बिहार चैप्टर से सामने आए सूत्र का एक सिरा यूपी से भी जुड़ रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस यूपी के उस कनेक्शन के खिलाफ पहले से ही एक दूसरे मामले में एक्शन कर रही है। ऐसे में सवाल उठ गया है कि क्या नीट की गड़बड़ी पर योगी आदित्यनाथ का भूचाल आने वाला है? सवाल पब्लिक का की ये दूसरी एक्सक्लूसिव। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट का एग्जाम देने वाले 24 लाख छात्रों का विश्वास डिगा जरूर है। पेपर लीक के आरोपों का हंगामा राजनीतिक हुआ जरूर है, लेकिन सिस्टम पर देश के छात्रों का भरोसा लौटाने और पेपर लीक पर राजनीति का दी एंड करने का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ को मिल गया है। आप सोच रहे होंगे कि नीट के हंगामे का कनेक्शन बिहार से लेकर गुजरात में है, तो फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नीट पर सब दुरुस्त करने की चाबी कहां से मिल गई? इसका जवाब यह है कि नीट का पेपर लीक कराने में अब एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया है जो पहले से ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस के शिकंजे में है। नाम रवि अत्री। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पहले से गिरफ्तार इस शख्स के खिलाफ शुक्रवार को यूपी पुलिस की एसटीएफ ने 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसी रवि अत्री के करीबियों संजीव मुखिया और अतुल वत्स का कनेक्शन नीट पेपर लीक से सीधे जुड़ा रहा है। नीट पेपर लीक की पड़ताल कर रही पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू शुक्रवार को संजीव नालंदा वाले घर पर पहुंची। संजीव मुखिया अब तक फरार है, लेकिन जिस तरह 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ईओयू एक्शन में है, संजीव मुखिया पर भी शिकंजा कसना
तय है। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया की धरपकड़ की कोशिशों में जुटी बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर नालंदा पटना बॉर्डर से लीक हुआ। पड़ताल में सामने आया है कि नीट का पेपर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को सॉल्वर गैंग के हाथ लग गया था। इसके बाद रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के करीब 10 स्टूडेंट्स ने प्रश्न पत्र को हल किया और फिर हल प्रश्न पत्र को पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए गिरफ्तार आरोपियों अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुंचाया। अमित आनंद और नीतीश कुमार के जरिए नीट का लीक पेपर अनुराग यादव और आयुष राज समेत अन्य गिरफ्तार परीक्षार्थियों तक पहुंचा। आयुष राज और उसके पिता अखिलेश ने बिहार पुलिस के सामने कबूलनामे में कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जा रहे सिकंदर यादवेंदु ने अमित आनंद और नीतीश कुमार से हासिल लीक पेपर के आंसर उसे रटवाए थे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और लोगों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें एक अखिलेश कुमार जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 43 साल है और उनका बेटा आयुष राज, इन दोनों का कन्फेशन निकल के सामने आया है, जिसमें अखिलेश कुमार ने कबूला है कि उसकी मुलाकात जो है वो हुई थी यदुवेंदु से और उसके बाद, जिसको सिकंदर भी लोग कहते हैं, और उसके बाद 40 लाख रुपए में डील हुई थी। उसके बाद अखिलेश ने अपने बेटे को फोन किया था, आयुष को, जो कोटा में पढ़ाई करता था, कि तुम आ जाओ, नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर पास करवाएंगे। जो आयुष है वो पटना पहुंचता है और 4 तारीख को जो सिकंदर है उससे उसकी मुलाकात कराई जाती है और सिकंदर फिर नीतीश और जो आनंद है उससे इन बच्चों की मुलाकात कराता है, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, रटवाया जाता है। 5 तारीख को जब परीक्षा होती है नीट की, तो डीएवी जो राजवंशी नगर है, देखिए यहीं पे आयुष आता है और यहीं पे अपना जो परीक्षा है नीट का वो देता है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार चारों परीक्षार्थियों अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक कुमार और शिवनंदन तक लीक पेपर भले ही अनुराग के फूफा सिकंदर यादवेंदु के माध्यम से गिरफ्तार आरोपियों अमित आनंद और नीतीश कुमार ने भेजा हो, लेकिन लीक पेपर के सूत्रधार हैं फरार चल रहे संजीव मुखिया और अतुल वत्स। संजीव मुखिया अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग के सदस्य अतुल वत्स की मास्टर चाबी वो रवि अत्री ही है, जिसके खिलाफ योगी सरकार की पुलिस एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 10 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने रवि अत्री को पकड़ा था। इस मामले में रवि अत्री समेत आरोपी बनाए 18 लोगों के खिलाफ 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है। चार्जशीट में राजीव नयन मिश्रा नाम के आरोपी के अलावा दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल का नाम शामिल है। आरोपों के मुताबिक रवि अत्री बहुत लंबे वक्त से पेपर लीक के धंधे में शामिल है। रवि अत्री दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक गांव का रहने वाला है। रवि अत्री एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। 2007 में मेडिकल परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा गया था और वहां पेपर लीक माफिया से उसके तार जुड़ गए और ये तार ऐसे जुड़े कि उसकी खुद की मेडिकल की पढ़ाई उसे बीच में छोड़नी पड़ी। अब की बार की यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोप से पहले भी एसबीआई क्लर्क परीक्षा और नीट पीजी परीक्षा में पेपर लीक में उसका नाम सामने आ चुका है। लंबे समय से चल रहे रवि अत्री के खेल से पर्दा पूरी तरह अब की बार उठा है। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के कुछ ही दिनों में यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ एक्शन किए और अब रवि अत्री की गिरफ्तारी के 2.5 महीनों के भीतर यूपी एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर अपनी सख्ती का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर का तार रवि अत्री गैंग से जुड़ रहा है तो क्या नीट पर देश के छात्रों को इंसाफ योगी आदित्यनाथ ही दे सकेंगे? योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की सौगंध जब यूपी विधानसभा में दी थी, तब माफिया अतीक अहमद का क्या हश्र हुआ ये सभी जानते हैं। अतीक का साम्राज्य योगी सरकार का बुलडोजर ढहा चुका है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के इकबाल को जब गैंगस्टर विकास दुबे ने चुनौती दी थी तो उसके बाद विकास दुबे किस तरह मिट्टी में मिला ये भी सब जानते हैं। और अगर अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार रवि अत्री के करीबियों का नाम नीट पेपर लीक से भी जुड़ रहा है तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ रवि अत्री का भी पक्का हिसाब कर देंगे? सनद रहे रवि अत्री के खिलाफ कस रहे योगी आदित्यनाथ सरकार के शिकंजे के बीच पेपर लीक रोकने की नई गाइडलाइंस भी यूपी में जारी कर दी गई है।
यूपी की नई नीति के तहत परीक्षा केंद्र बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में रखा जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के चयन में पूरी तरह गोपनीयता बरती जाएगी। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। परीक्षा केंद्रों की भी पात्रता तय की गई है। पेपर लीक रोकने का पुख्ता इंतजाम करने के योगी आदित्यनाथ के इरादे ऐसे समय में सामने आए हैं जब नीट का हंगामा होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी हाई लेवल कमेटी बना चुका है। यह हाई लेवल कमेटी ही नीट की परीक्षा में चूक कहां हुई इसकी तह तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमलों और उधर तेजस्वी यादव की पीएस प्रीतम कुमार के द्वारा आरोपी सिकंदर यादवेंदु को सरकारी गेस्ट हाउस दिलाने के खुलासे के बीच सरकार दोषियों को नहीं बख्शने का भरोसा दे रही है। लेकिन बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने तेजस्वी यादव का नाम लिया है। क्या जांच के दायरे में वो भी रहेंगे? देखिए, मेरा दायित्व आज भारत की जो बच्चे परीक्षा दिए हैं, नीट हो या नेट यूजीसी हो, और जो परीक्षा हो चुकी है, जो होने वाला है, उनको कैसे एक विश्वास पैदा करवाया जाए। भारत सरकार उसी काम पे जुटी है। हमारी प्राथमिकता, भारत सरकार की प्राथमिकता बच्चों की मन की स्थिति को संभाले। हम उनको आश्वस्त करते हैं, भरोसा रखिए, हम सब उसको संभालेंगे। जो गड़बड़ी हुई है, जो उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस बीच नीट के पूरे मामले में प्रीतम कुमार को लेकर सवालों का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है। पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के। इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था, तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इस बीच आरोपी अमित आनंद के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर को आरजेडी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस तस्वीर पर सम्राट चौधरी की दलील है कि सार्वजनिक तौर पर कोई भी किसी से मिल सकता है, लेकिन कार्रवाई सब पर होगी। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। सर देखिए, एक चीज समझ पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी है। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम को कार्रवाई का ये भरोसा इसलिए दिलाना पड़ रहा है क्योंकि नीट मामले पर सरकार पर हमलावर विपक्ष को पटना पुलिस के एक्शन से कुछ सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। पटना पुलिस के पास आरोपियों का कबूलनामा है जिसमें लीक पेपर के बदले 40 लाख रुपयों तक के डिमांड का दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आपके मोबाइल पर भी कभी ना कभी फ्रॉड ओटीपी वाले मैसेजेस आए होंगे। कभी बैंक का कर्मचारी बनकर पेमेंट की मांग तो किसी ने की होगी, या फिर कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के मुसीबत में होने की बात करके आपको चपत लगाने के लिए कभी कोई कॉल आया होगा। ये ठग आते हैं और आपके पैसे उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इनका ना तो नाम पता चलता है, ना पहचान उजागर होती है। पर आज पहली बार हम आपको इनके चेहरे दिखा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी का बिजनेस कैसे मल्टी लेवल पर काम करता है, कैसे ये जालसाज अपने विक्टिम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको शिकार को ढूंढते हैं, पैसे ऐंठने की पूरी प्लानिंग बनाई जाती है और फिर इससे पहले कि शिकार सतर्क हो वो लुट चुका होता है। इन चेहरों को देखिए, सावधान रहिए, ये स्टोरी देखिए।
ये वही लोग हैं जो कभी आपको रेल विभाग का कर्मचारी बनकर, तो कभी आपका रिश्तेदार बनकर और कभी बैंक अफसर बनकर कॉल करते हैं और पैसों की ठगी कर जाते हैं। इनका नाम, इनकी पहचान और इनका चेहरा जो आज तक आपने नहीं देखा, वो आज देखिए। आपकी खून पसीने की कमाई को एक झटके में ठग कर ले जाने वाले ये साइबर वायरस अब पुलिस के गिरफ्त में है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में देश भर में साइबर ठगी के 11,28,265 मामले सामने आए। काफी सालों तक झारखंड का जामताड़ा साइबर ठगी का गढ़ माना जाता था, पर अब यह नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। हरियाणा का नूह, राजस्थान के मेवात, भरतपुर और अलवर, उत्तर प्रदेश में मथुरा, उत्तराखंड में देहरादून, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में भी इस नेटवर्क की जड़ें काफी अंदर तक चली गई हैं। राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चला रही। इस स्पेशल ऑपरेशन के तहत हो रही कार्रवाई में पुलिस की टीम बड़े पैमाने पर सफलता पा रही है और साइबर ठगों को एक के बाद एक दबोचा जा रहा है। राजस्थान के मेवात रीजन में सरकार के आदेश के बाद पुलिस का ये खास अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में इस समय एंटीवायरस ऑपरेशन की चर्चा है, जो कि भरतपुर रेंज के आईजी के थ्रू चलाया जा रहा है। जो भी साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। भजन लाल सरकार जब से बनी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया जाएगा और साइबर क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खासतौर पर राजस्थान का भरतपुर से लगा हुआ मेवात का इलाका। इस समय मैं आईजी ऑफिस में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं आईजी राहुल प्रकाश अपनी टीम को किस तरीके से समझा रहे हैं कि किस तरीके से उन पर शिकंजा कसना है। उसके लिए लोकेशन कैसे ट्रेस होती है वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझाइश चल रही है उनकी टीम के साथ। उन्हें बताया जा रहा है, एक एक बिंदु क्लियर किया जा रहा है। जब इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है कैसे लोकेशन का पता लग पाता है, क्योंकि बहुत शातिर लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों को ये फंसा चुके हैं जिसमें मिनिस्टर्स तक के नाम शामिल है। लोकेशन का पता तो एक्चुअल में हमारे पास इनके ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी नंबर होते हैं, तो उसको भी हम लोग ट्रेस करते हैं। और उसके साथ में हमारा जो पोर्टल बना हुआ है, नेशनल लेवल का पोर्टल है ये, उस नेशनल लेवल के पोर्टल में सारी डिटेल्स प्रतिदिन अपलोड होती है। अब तक की जांच में सामने आया कि मेवात रीजन में साइबर क्राइम के 150 केस दर्ज हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने साइबर क्राइम के मामलों पर सख्त एक्शन लिया। पुलिस की पड़ताल में इंटरनेशनल साइबर रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। यहाँ के ठग मेवात में बैठकर विदेशों के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, उन्हें भी लाखों करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस अब तक 400 से ज्यादा साइबर ठगों को पकड़ चुकी है। जब से हम लोगों ने 1 मार्च से ऑपरेशन शुरू किया तब से लगभग डेली रेड्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 गांव में हम करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने पिछले 3.5 महीने में 400 के लगभग साइबर और सेक्सटॉर्शन क्रिमिनल्स को पकड़ा है। 100 से ज्यादा खुद प्रोएक्टिवली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी भारी मात्रा में इनसे कैश जब्त किया है, एटीएम कार्ड्स जब्त किए हैं, एटीएम मशीन जब्त किए हैं, मिनी एटीएम्स जब्त किए हैं, इनकी जो ठगी के पैसों से खरीदी गई गाड़ियां थी उनको जब्त किया है, इनकी जो अचल संपत्ति थी उसको भी हमने ध्वस्त किया। ये ठगी का नेटवर्क किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करता है, जिसमें हर ठग का अलग डिपार्टमेंट, अलग रोल और अलग काम होता है। एक साथ अलग अलग ठग गैंग देश के अलग अलग शहरों में एक्टिव होते हैं। हर ठग के अंदर कई टीमें होती हैं। टीम को गैंग मेंबर्स के एक्सपर्टीज के हिसाब से तैयार किया जाता है। हर टीम में एक लीडर या सरगना अपॉइंट किया जाता है। हर गिरोह की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। फर्जीवाड़े में किसे फंसाना है से लेकर फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया जाए, हर काम अलग अलग टीम के जिम्मे रहता है। जैसे किस शख्स को चूना लगाना है, उसे कैसे फंसाया जाए, शख्स से संपर्क कैसे साधा जाए, बातचीत पुरुष करेगा या फिर कोई महिला, शख्स को अप्रोच करने के लिए उससे किस मुद्दे पर बात करनी है ये तक डिसाइड होता है। जैसे प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग, अकाउंट और डॉक्यूमेंट की जानकारी वगैरह वगैरह। ठगी में अपने विक्टिम को फंसाने के लिए जालसाज अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे फेक प्रोफाइल के जरिए हनी ट्रैप, सेक्सटॉर्शन, प्रोफाइल इंटरेस्ट के हिसाब से शिकार ढूंढना, ऑर्गेनाइज्ड कॉल सेंटर सिस्टम,
इंटरनेशनल फ्रॉड और पहली पेमेंट के बाद रीपेमेंट टास्क। देखिए लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मेगा एक्शन से पर्दाफाश करने के समय टाइम्स नाउ और भारत की टीम भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद थी। हमारे रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र ने लाइव डेमो में दिखाया कि साइबर ठग आखिरकार ठगी करते कैसे हैं। तो ये देखिए कॉल किया और कैसे बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं रेलवे से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जॉब मिल जाएगा आपको। इसमें आपका 10वीं का 12वीं का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक आपका फ़ोटो चाहिए। इसमें आपका ज्वाइनिंग फीस जमा होगा 3150 रुपये। जी आपको करना होगा तभी आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। जी मैं आपको फ़ोन पे गूगल पे नंबर सेंड कर दूंगा, आप वो जमा कर दोगे, मैं आपका ज्वाइनिंग लेटर बना दूंगा। ठीक है, आप जमा कर देना, मैं आपको QR कोड सेंड कर रहा हूँ, आप जमा करके मुझे कॉल करना। अच्छा, जमा कराने के बाद फिर क्या करते हो? फिर जमा कराने के बाद दोबारा से कॉल किया जाता है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर में कोई कमी आ रहा है, इसमें इशू आ रहा है, आपको और से 5000 रुपये जमा करना पड़ेंगे, 5100 रुपये। तो आदमी झांसे में आ जाता है। हाँ, नहीं उसमें से कुछ तो कर देते हैं, हम कर रहे हैं, कुछ बोलते नहीं, हमें नहीं करना, हमारे पास नहीं है। अच्छा, एक दिन में कितने कर लेते हो इसे? एक दिन में एक आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, नहीं भी आता है। गांव में कितने लोग कर रहे हैं काम? सर काम तो लगभग 90%। 90% ये काम कर रहे हैं। तो जब वहाँ जाती है पुलिस तो आप लोग तो वहाँ मना कर देते हो, हम नहीं कर रहे। देखो, मैं इस काम में जैसे मशीन चलाता हूँ, वो मेरे माँ बाबू वो बाहर गए हैं हज करने के लिए, तो उनकी वजह से मैं रुक गया था। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके बोला था तो गलत लाइन मत पड़ जाना। तो सर बदकिस्मती थी, वो गलत लाइन पड़ गई। साइबर ठगों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस अलग अलग जगह दबिश दे रही है। पुलिस जब साइबर अपराधियों पर एक्शन के लिए उनके इलाके में पहुंची तो हमारे रिपोर्टर भी उनके साथ थे और पूरी कार्रवाई को उन्होंने लाइव अपने कैमरे में कैद कर लिया। और ये देखिए लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकेशन पर आ गई है पुलिस और देखिए पीछे की तरफ से भी दबिश दी गई है। उधर देखिए टीम, देखिए पीछे की तरफ भी जा रहे हैं लोग और ये आगे से भी अंदर घुस गई है टीम। यहाँ देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पीछे से ये देखिए, यहाँ ये टीम पहुंच गई है, सादा वर्दी में टीम पहुंची है और यहाँ दबिश दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए यहाँ दबिश दे दी गई है। लोकेशन यहाँ की मिल रही थी, लगातार पीछा कर रही थी पुलिस और ये देखिए यहाँ ये एक व्यक्ति को दबोच लिया गया है। ये तस्वीरें ये देखिए, ये पकड़ लिया गया है और ये मोबाइल के साथ और भी अंदर ये देखिए टीम पहुंच चुकी है और अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ ये एक व्यक्ति को और ले लिया गया है हिरासत में, 2 लोगों को पकड़ा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए दोनों तरफ से टीम ने दबिश दी है और ये 2 लोग फिलहाल पुलिस की पकड़ में हैं। मोबाइल लिए गए हैं जद में, उनको लॉक खुलवाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, बड़ा भाई खोल दो, लॉक खोलो। मैं लॉक नहीं पता, बड़ा भाई मुझे नहीं पता। नहीं, इसको लॉक हम बड़े भाई का है। फिर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन की जा रही है। पूरे घर के अंदर छानबीन चल रही है, मोबाइल चेक किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 12 साइबर ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिन 12 साइबर ठगों की पहचान की गई है उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत इन ठगों ने लोगों के जो पैसे लूटकर अपना आलीशान घर बनवाया, अब उसे मिट्टी में मिला दिया जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.